गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है, क्या पिता पैतृक संपत्ति की वसीयत कर सकता है। एंस्टल प्रॉपर्टी भी इसे बोला जाता है। कैन एंस्टल प्रॉपर्टी विल बाय फादर, मतलब क्या पिता के द्वारा पैतृक संपत्ति की वसीयत की जा सकती है। क्या पिता के द्वारा सिर्फ एक पुत्र को ही सारी संपत्ति की वसीयत भी की जा सकती है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा महत्वपूर्ण एक सवाल है। हमारे व्यूअर्स का भी उन्होंने ये सवाल किया था, क्या पिता अपने पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से की वसीयत अपने किसी एक संतान के नाम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है सर। और ये जो पैतृक संपत्ति है, इस पे वीडियो में हम जो आगे चर्चा करेंगे, तो चूंकि हमारे वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या पिता पैतृक संपत्ति की वसीयत कर सकता है, तो हम पैतृक संपत्ति की परिभाषा को भी समझेंगे। सबसे पहले वसीयत की परिभाषा को भी हम समझेंगे। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6, जो जिसमें 2005 में संशोधन भी हुए हैं और महिलाओं को भी पुत्र के बराबर अधिकार दे दिए गए हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो हम इस वीडियो में धारा 59, धारा 63, भारतीय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 पे, इन पे भी, इन मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। धारा 30 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट है सर, उन पर भी हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। और पिता का अधिकार क्या होगा, कि वो किस कंडीशंस में वसीयत कर सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। संयुक्त हिंदू परिवार और सह स्वामित्व क्या होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अविभाजित पैतृक संपत्ति में क्या लिमिटेशंस होती हैं, सीमाएं होती हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट है जो मैंने आपके लिए रखे हैं इसमें निकाल के, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। विभाजित हिस्से पर वसीयत का अधिकार, इसमें दो उदाहरण तैयार किए हैं सरल, उसको समझाते हुए मैं उसमें आगे बात करूंगा। ये सभी चीजें सर ई बुक के अंदर मैंने पीडीएफ के रूप में आपके लिए तैयार कर दी हैं, उसी में से मैं आपको आगे की जानकारी भी दूंगा। समानता का सिद्धांत जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में बताया गया है, वसीयत में वो किस कंडीशन में लागू होगा और किस कंडीशन में लागू नहीं होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अन्य वारिसों के क्या अधिकार होंगे, इसी प्रकार से न्यायिक निर्णय है दो, इसमें प्रश्न और उत्तर के रूप में हमारे व्यूअर्स के सवाल को खास तौर से मैंने इसमें शामिल किया है, जो वीडियो के प्रारंभ में आपको पढ़ के बताया था स्पेशली। उसके साथ ही कुछ उदाहरण भी हैं इसमें। AIR 1962 है, एक मैसूर 72 सुंदर अडप्पा विरुद्ध गिरजा सुप्रीम कोर्ट के दो निर्णय भी हैं। इसके अलावा 7 जजमेंट भी हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के, जो धारा 6 और धारा 8 जो भारतीय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की है, उससे संबंधित हैं। और वसीयत से भी कहीं ना कहीं वो संबंधित है ही, क्योंकि एक संयुक्त परिवार की संपत्ति है, उसी में से कोई वसीयत की जाएगी तो प्रावधान इस पर भी लागू होंगे। सभी धर्मों में वसीयत के क्या नियम होंगे, वसीयत का कानूनी प्रभाव, और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 की धारा 42, 43, 44, 45 पर भी हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे, जिसमें बंद लिफाफे में वसीयत को रजिस्ट्रार कार्यालय में किस प्रकार से दिया जाएगा, उसके बारे में प्रावधान बताए गए हैं। वसीयत को चुनौती किस आधार पर दी जा सकती है और वसीयत को रद्द करने की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार से अदालत में दावा मुकदमा लगाया जाएगा। ये सभी जानकारी सर मैंने आप लोगों के ई बुक के अंदर मैंने तैयार करके रखी है। मेरे सभी व्यूअर्स का कहना है कि सर आप जो भी वीडियो बनाएं तो उसकी एक ई बुक जरूर तैयार करें। ई बुक से मतलब पीडीएफ या नोट्स खेलें सर आप। तो ये मैंने ये जो सारी जानकारी दी है, इसको एक व्यवस्थित तौर से अध्याय वाइज, अध्याय 1 लगाए 9 पूरे इसमें मैंने बनाए हैं। और आखिरी में परिशिष्ट भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया, उसी के साथ ई बुक तैयार की है। और सारी जानकारी मैं आपको उस ई बुक के अंदर से ही अब दूंगा, क्योंकि ई बुक के अंदर से भी जानकारी देने का मकसद ये है कि आप उस ई बुक से भली भांति परिचित हो लें कि आखिर इस ई बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। आइए सर अब हम वीडियो को बिना देरी किए आगे बढ़ाते हैं और ई बुक की ओर मैं आपको लेके चलता हूं, जहां से मैं आपको ये सभी विषय मुद्दे जो आज के हमारे हैं टाइटल, उसमें से आपको आगे की जानकारी दूंगा। आइए सर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सर मैं आपको ई बुक से संक्षिप्त में परिचय करा देता हूं। आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या पिता पैतृक संपत्ति की वसीयत कर सकता है, एंस्ट्रल प्रॉपर्टी विल बाय फादर, ये सर ई बुक का टाइटल है। और इसमें जो अध्याय है उसमें अध्याय नंबर 1 में है पैतृक संपत्ति की परिभाषा और कानूनी अधिकार, कानूनी आधार। इसमें डेफिनेशंस पे और स्वअर्जित संपत्ति, इस पर हम चर्चा करेंगे। अध्याय 2 में वसीयत विल का परिचय, कि आखिर हमारा वीडियो का टाइटल भी है पैतृक संपत्ति की वसीयत से संबंधित, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर वसीयत क्या होती है। अध्याय 3 में क्या पैतृक संपत्ति में वसीयत संभव है। अध्याय 4 में है केवल एक बेटे को वसीयत, क्या यह मान्य है।
अध्याय 5 में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट है इसमें, और अध्याय 6 में मुस्लिम, ईसाई, पारसी एवं अन्य धर्मों के नियम। अध्याय 7 में वसीयत का कानूनी प्रारूप और रजिस्ट्रेशन। अध्याय 8 में वसीयत को चुनौती और निवारण, और अध्याय 9 में निष्कर्ष और वैवाहिक सुझाव। और इसमें डिस्क्लेमर भी दी गई है सर, प्रारंभ में प्रस्तावना भी दी गई है इसमें। और अध्याय 1 इसमें हमारा प्रारंभ होता है, जो हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है कि पैतृक संपत्ति क्या होती है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसे आप पुश्तैनी संपत्ति, खानदानी संपत्ति या 4 पीढ़ियों से प्राप्त संपत्ति या पैतृक संपत्ति, इसको आप कह सकते हैं। एक कोपार्सनर जिसको हम सहदायिकी भी कहते हैं, ये मिलके एक वो पैतृक संपत्ति का भी निर्माण करते हैं कि उसमें हर सहदायिकी का हिस्सा होता है, हर कोपार्सनर का उस पैतृक संपत्ति के अंतर्गत। और पहले जो हिंदू विवाह अधिनियम उत्तराधिकार अधिनियम, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, उसमें 2005 के पहले इस सहदायिकी में सिर्फ पुरुष सदस्यों को ही शामिल किया गया था, महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया था। लेकिन 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया, और महिलाओं को भी पुत्रों के समान ही उस पैतृक संपत्ति, खानदानी संपत्ति में बराबर अधिकार दिए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सर कि पैतृक संपत्ति क्या होती है। व्हाट इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो किसी व्यक्ति को उसके पूर्वजों से विरासत में, इनहेरिटेंस, विरासत मतलब इनहेरिटेंस में प्राप्त होती है, और वह संपत्ति 4 पीढ़ियों तक बिना विभाजन के चली हो। सरल परिभाषा देख लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को उसके पिता, दादा या परदादा से कोई संपत्ति उत्तराधिकार के जरिए बिना वसीयत के, जिसको विल कहते हैं, कि मिली है, और वह संपत्ति संयुक्त परिवार के रूप में बनी रहे, तो वह पैतृक संपत्ति कहलाती है। पीढ़ियां कौन सी मानी जाएंगी सर इसमें? तो एक तो आप खुद ही हो गए पुत्र, जैसे कोपार्सनर। दूसरा आपके पिता हो गए। तीसरा आपके दादा हो गए। चौथे आपके परदादा हो गए। इसमें इस बात को बुक में भी जो दिया गया है सर, बुक में से भी मैं आपको उस उदाहरण को पढ़ के बता देता हूं। ये आप देख रहे हैं सर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 है सर ये। इसमें जो बताया गया है उसमें शॉर्ट में कुछ जानकारी दे दूं, क्योंकि मिताक्षरा विधि और बंगाल विधि, इन दो पे थोड़ा सा नॉलेज ला दूं सर, इसी वीडियो के टाइटल से संबंधित है। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा कि बंगाल को छोड़कर संपूर्ण भारत में हिंदू मिताक्षरा विधि से शासित होते हैं। बंगाल को छोड़कर संपूर्ण भारत में हिंदू मिताक्षरा विधि से शासित होते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है समझने वाली। हिंदू विधि की 2 शाखाएं हैं। नंबर 1 है मिताक्षरा स्कूल, और दूसरा दया भाग स्कूल, जिसे बंगाल स्कूल भी कहते हैं, दया भाग स्कूल को, क्योंकि दया भाग स्कूल केवल बंगाल में लागू होता है। याज्ञवल्क्य की संहिता की 11वीं सदी में विज्ञानेश्वर के द्वारा विस्तृत व्याख्या की गई थी, जिसे मिताक्षरा विधि कहते हैं। 12वीं सदी में जीमत वाहन ने सभी संहिताओं का सार निबंध लिखा, जो दया भाग है। मिताक्षरा जो विधि है उसके 4 स्कूल बताए गए सर इसमें। नंबर 1 बनारस, दूसरा मिथिला स्कूल, चौथा महाराष्ट्र और या बॉम्बे स्कूल, और द्रविड़ या मद्रास स्कूल। इनको 4 उसमें बांटा गया है। और साधारणतः बनारस स्कूल के अंतर्गत पूरा उत्तरी भारत आ जाता है सर, बनारस में। किंतु पंजाब में रूड़ी में संशोधित मिताक्षरा बनारस स्कूल लागू था। मिथिला स्कूल, तिरहुत और बिहार के कतिपय क्षेत्रों में ये लागू है। बॉम्बे स्कूल के अंतर्गत पश्चिमी भारत, पुरानी बॉम्बे, प्रेसिडेंसी और बरार शामिल करते हुए इसमें माने गए हैं। द्रविड़ या मद्रास स्कूल के अंतर्गत मद्रास की पुरानी प्रेसिडेंसी सहित दक्षिणी भारत इसमें आ जाता है पूरा सर। कोई हिंदू एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है तो अपने पूर्व प्रदेश में वह जिस स्कूल के अंतर्गत था, उसी स्कूल के अंतर्गत नए प्रदेश में उसे शामिल माना जाएगा, मतलब उसी विधि से शासित होगा। अब ये सर जो सहदायिकी की परिभाषा जो बुक में दी गई है, थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपको, हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है। कोपार्सनर जिसे कहते हैं, इसमें बताया गया है, इसमें एक चार्ट भी दिया गया है बुक के अंदर। ये आप देख रहे हैं चार्ट, ये इसकी व्याख्या के अंतर्गत दिया गया है सर ये चार्ट, ये कि संयुक्त संपत्ति के धारक के पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र, ग्रैंडसन्स एवं धारक सौता सहदायिक कहलाते हैं। इन्हीं सहदायिकों के संयुक्त रूप को धारक आ है तथा आ के पुत्र बा एवं सा है तथा बा का पुत्र डा और डा है। जो आ, बा, सा, डा और डा सहदायिक है और इनकी संयुक्त अवस्था सहदायिक है,
उनका वंश वृक्ष भी दिया गया है। सभी सहिदायिकों की संयुक्त स्थिति ही सहिदायिकी है, और सहिदायिकों में जो है कि पहले पुरुष शामिल थे, लेकिन अब महिलाएं भी इसमें 2005 से शामिल हो चुकी हैं। तो ये तो सर हमारी डेफिनेशन हो गई। अब इसमें आगे बढ़ते हैं सर। इसमें जो महत्वपूर्ण शर्तें, संपत्ति बिना वसीयत के मिली हो, 4 पीढ़ियों से बिना विभाजन के आई हो, यह संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की हो। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की जो धारा 6 है, उसमें मैंने ये मिताक्षर और बंगाल विधि के बारे में मैंने बताया है। दया भाग जिसको भी कहते हैं, बंगाल विधि और मिताक्षरा को, तो उसी में धारा 6 को हम समझ लेते हैं सरल भाषा में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एक्ट 1956 के अंतर्गत कोपार्सनर और एंस्ट्रल प्रॉपर्टी को अवधारणा स्पष्ट रूप से दी गई है। सेक्शन 6 में क्या बताया गया है? 2005 के संशोधन के पहले केवल पुत्र को पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार होता था। 2005 के बाद से बेटियों को भी समान अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। धारा 6 संशोधित रूप में जो कही गई है, बताई गई है कि ए डॉटर ऑफ कोपार्सनर शेल बाय बर्थ बिकम अ कोपार्सनर इन हर ऑन राइट इन द सेम मैनर एज द सन। जैसे पुत्र के समान वह अधिकार प्राप्त करती है, यानी बेटी को भी पुत्र के समान जन्म से ही संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। ये चीजें सर हमें पहले ही स्पष्ट होना जरूरी है, क्योंकि हमारे वीडियो का जो टाइटल है कि क्या पैतृक संपत्ति की वसीयत की जा सकती है, क्या पिता उसके हिस्से की पैतृक संपत्ति की वसीयत किसी एक पुत्र को कर सकता है या किसी भी व्यक्ति को कर सकता है, और वसीयत वसीयत ही नहीं, क्या वो बेच सकता है या दान कर सकता है या गिरवी रख सकता है या किसी भी प्रकार से अंतरण कर सकता है। ये सभी विषय इसी से संबंधित हैं, तो इसलिए हमें इन परिभाषाओं को प्रारंभ में सर समझना थोड़ा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं कि पैतृक बनाम स्वअर्जित संपत्ति, इसमें जो अंतर भी बताया गया है कि पैतृक संपत्ति पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त होती है, स्वअर्जित संपत्ति खुद की कमाई या खरीदी गई संपत्ति है। इसमें अधिकार जो बताए गए हैं, सभी को पार्सनर को जन्म से अधिकार होता है पैतृक संपत्ति में, और केवल मालिक पूर्ण अधिकार रखता है स्वअर्जित संपत्ति में, जिसे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। वसीयत की अनुमति अविभाजित स्थिति में पिता नहीं कर सकता। इसकी डिटेल हम आगे समझेंगे। इसमें 3-4 हालात अलग अलग कंडीशंस में हैं, जिसको मैं आपको पूरी बारीकी से मैं आपको बताऊंगा। पिता किसी को भी दे सकता है स्वअर्जित संपत्ति। उदाहरण, दादा से मिली जमीन और नौकरी या व्यापार से खरीदा गया घर, यह स्वअर्जित हो गया, और दादा परदादा से जो मिली वो पुश्तैनी खानदानी पैतृक संपत्ति हो गई। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं सर पैतृक संपत्ति के। काफी सरल उदाहरण है सर, आपके लिए तैयार किया है मैंने। राम के दादा के पास 10 एकड़ जमीन थी। उन्होंने कोई वसीयत नहीं बनाई और उनकी मृत्यु के बाद वह जमीन राम के पिता को मिली। राम के पिता ने वह जमीन राम को नहीं दी, बल्कि खुद रखते रहे, और अब जब राम के पिता की मृत्यु हुई, राम को उस जमीन में जन्म से ही अधिकार था, वह पैतृक संपत्ति मानी जाएगी। बड़ा एक अच्छा सरल उदाहरण है। इसी प्रकार से स्वअर्जित संपत्ति का भी सर उदाहरण देख लेते हैं। ये तो पहले वाला उदाहरण पुश्तैनी रूप से प्राप्त हुआ था, ये स्वअर्जित संपत्ति का है। श्याम ने नौकरी करके एक फ्लैट खरीदा, जमीन खरीदी, मकान खरीदा, प्लाट खरीदा, कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीदी, सीधी बात है। उसके बाद उसने वसीयत बना दी कि यह फ्लैट केवल उसकी बेटी को मिलेगा, क्योंकि वह संपत्ति सुअर्जित है। श्याम को अधिकार है कि वह जिसे चाहे संपत्ति दे। हिंदू लॉ के तहत कोई प्रतिबंध नहीं है, वो पूरी संपत्ति की जिसे चाहे उसे वसीयत कर सकता है, क्योंकि वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। इसलिए इसमें जो निष्कर्ष निकलता है कि पैतृक संपत्ति केवल तब मानी जाएगी जब वह उत्तराधिकार में 4 पीढ़ियों तक बिना विभाजन के मिली हो। पिता का अधिकार पैतृक संपत्ति पर सीमित है, वह अविभाजित हिस्से पर वसीयत नहीं कर सकता। स्वअर्जित संपत्ति पर पूरा उसका अधिकार होता है। अब इसमें ये तो सर हमारा पैतृक संपत्ति का परिचय हो गया। विल को भी हम जान लेते हैं, वसीयत की परिभाषा। लिखा है जो कागज पर यह आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। लिखा है जो कागज पर यह आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। जी हाँ सर, वसीयत से रिलेटेड अधिकतर मेरे वीडियो में मैंने इसके मूल्य और महत्व को बताने के लिए 2 लाइन कही है। यह आखिरी फरमान है और आखिरी अरमान है। इसे अंतिम इच्छा पत्र भी कहते हैं। इसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2H या इसे 2 भी कह सकते हैं, उसमें परिभाषित किया गया है। ये एक अंतिम इच्छा पत्र होता है, जो व्यक्ति उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में किस प्रकार से वितरित की जाएगी, इसकी एक लिखित घोषणा करता है। यह रजिस्टर्ड भी हो सकती है, होलोग्राफिक भी हो सकती है, नोटराइज्ड भी हो सकती है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत वसीयत का रजिस्ट्रेशन करवाना नेसेसरी या कंपलसरी नहीं है। वो स्वैच्छिक है, वो चाहे तो करवाए, ना चाहे तो ना करवाए, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के बड़े फायदे मिलते हैं।
वो एक प्रमाणित प्रतिलिपि के रूप में हमेशा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के रूप में मौजूद रहती है। आपकी यदि मूल प्रति कभी नष्ट हो जाए, खो जाए, जल जाए, तो आप वहां से प्रमाणित कॉपी को भी प्राप्त कर सकते हैं और विधि अनुसार नियमों का पालन करते हुए वहां की जाती है। यदि आप उसको घर पे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कानून में कोई प्रतिबंध नहीं है। स्टाम्प ड्यूटी से इसे छूट दी गई है। और पंजीयन आप करवाएंगे तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में मात्र 1,000 रुपए की पंजीयन शुल्क पर ये वहां पे दर्ज की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर, इसकी डेफिनेशन जो मैंने सरल शब्दों में आपके लिए तैयार की है उसे समझ लेते हैं। वसीयत की परिभाषा। विल एक कानूनी दस्तावेज है जिससे कोई व्यक्ति वसीयत करता है जिसे टेस्टेटर अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति को किसे देना चाहता है, इसका स्पष्ट उल्लेख करता है। इस सरल भाषा में इसको देख लेते हैं। वसीयत व दस्तावेज है, ये सर पैतृक संपत्ति की परिभाषा हो गई, उसके बाद वसीयत की परिभाषा हो गई। इसके बाद हम चलेंगे क्या पिता पैतृक संपत्ति की वसीयत कर सकता है, जो हमारे टाइटल से संबंधित है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम वसीयत की परिभाषा सरल शब्दों में, वसीयत वह दस्तावेज है जिसे कोई व्यक्ति यह तय करता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति किसको, कितनी और किस तरह दी जाएगी। कानूनी परिभाषा। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2H के अनुसार विल मीन्स द लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ अ टेस्टेटर विद रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी विच ही डिजायर टू बी कैरिड इनटू इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ। ये इसकी इंग्लिश में बताई गई है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की जो प्रमुख धारा है उसमें धारा 2H, धारा 59, धारा 63, धारा 68 और धारा 70 है। अब वसीयत करने की सर योग्यता भी हम देख लेते हैं, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ये धाराएं जो मैंने पढ़ दी उन्हीं धाराओं के तहत है ये, कि मानसिक स्थिति उसकी ठीक होना चाहिए, बालिग होना चाहिए 18 वर्ष से ऊपर, मजबूरी, दबाव या धोखाधड़ी के तहत वसीयत नहीं होना चाहिए, अंधा, बहरा, गूंगा व्यक्ति भी वसीयत कर सकता है यदि यह वह समझ सके कि वह क्या कर रहा है। अंधा, बहरा और गूंगा इनको भी वसीयत करने का अधिकार है। निम्न लोग वसीयत नहीं कर सकते: नाबालिग जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, पागल, मानसिक रोगी जब तक उन्हें समझ ना हो, नशे या बेहोशी की हालत में व्यक्ति उस समय वसीयत नहीं कर सकता। तो ये कौन लोग वसीयत कर सकते हैं और नहीं कर सकते, ये हो गए। इसका एक उदाहरण आपके लिए तैयार किया है सर, मैं बता दूं शॉर्ट में। राकेश 35 वर्षीय एक व्यक्ति है जो मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है। वह अपने जीवन में अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी तय करना चाहता है। वह एक लिखित वसीयत बनाता है और 2 गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करता है। यह एक वैध वसीयत होगी। इसमें वसीयत और उत्तराधिकार में क्या अंतर होता है सर, थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं। इसमें सर मैं वीडियो का जो हमारा टाइटल है वो तो जानकारी मैं आपको दे ही रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा बहुत से सवालों के जवाब आपको मेरे इस वीडियो में मिल जाएंगे। मेरे कई व्यूवर्स ने तरह तरीके के सवाल किए हैं इसी टॉपिक को लेकर, तो ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें आपको आपके सभी लोगों के सवालों के जवाब किसी न किसी रूप में इसमें आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसमें वसीयत और उत्तराधिकार है कि व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में दी जाती है और यह कानून द्वारा निर्धारित है। जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो नियम बताए गए हैं, वर्ग 1 के वारिस, वर्ग 2 के वारिस, वसीयती और निर्वसीयती व्यक्ति मरता है तो किस प्रकार से प्रॉपर्टी बांटी जाएगी, वो उस हिसाब से होगा। और ये लिखित रूप में घोषणा कर दी जाती है एक व्यक्ति के द्वारा। वसीयत करता तय करता है वसीयत को और ये कानून तय करता है उत्तराधिकार को। ये मृत्यु के बाद प्रभावी होती है वसीयत, और बिना वसीयत की मृत्यु पर उत्तराधिकार कानून लागू होता है। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 वसीयत पर लागू होता है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदुओं के उत्तराधिकार के संबंध में लागू होता है। इसको एक उदाहरण से सर हम समझ लेते हैं। वसीयत, मोहन ने वसीयत बनाई कि उसकी संपत्ति का 70% उसकी पत्नी को मिले और 30% बेटे को। उसकी मृत्यु के बाद वसीयत के अनुसार बंटवारा हुआ। ये नंबर 1 उदाहरण हो गया। दूसरा है सर, बिना वसीयत सुरेश ने कोई वसीयत नहीं बनाई। उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के एक्ट के अनुसार सभी संतानों में बराबर बटी। ये दूसरा उदाहरण हो गया सर इसका। निष्कर्ष क्या निकलता है इसमें? वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जिससे कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का उत्तराधिकार तय कर सकता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 वसीयत के लिए लागू होता है। इसमें जो प्रावधान बताए गए हैं, हर समझदार वयस्क व्यक्ति वसीयत बना सकता है। ये निष्कर्ष है सर इसके। इसमें वसीयत और उत्तराधिकार, बिना वसीयत के संपत्ति का बंटवारा, दोनों में बड़ा फर्क होता है सर। इसमें एक व्यक्ति के नियंत्रण में होता है, दूसरा कानून के अनुसार होता है। वसीयत व्यक्ति के नियंत्रण में होती है और दूसरा कानून जो तय करता है उस हिसाब से उसका उत्तराधिकार होता है। यदि व्यक्ति वसीयत लिखे बगैर मर जाता है तो फिर उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उसकी प्रॉपर्टी को वितरित किया जाता है। अब हम आते हैं सर हमारे वीडियो के टाइटल पर, कि क्या पैतृक संपत्ति में वसीयत संभव है? क्या पिता पैतृक संपत्ति जिसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी
भी कहते हैं कि वसीयत कर सकता है। जो मैंने आपको डेफिनेशन से समझाई वो इसलिए बताई है क्योंकि इसमें इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, पैतृक संपत्ति, वसीयत और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इसलिए जब तक हम इन परिभाषाओं को नहीं समझेंगे तब तक हम इसको भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या पिता पैतृक संपत्ति की वसीयत कर सकता है। इसके पहले हमें इन डेफिनेशंस को समझना जरूरी है। इसलिए मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको इन डेफिनेशन से परिचित कराया। अब हम मूल टॉपिक पर बात करते हैं। ये सर आपको मैं फिर बता दूं, ये जो समस्त जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ इस ई बुक के अंदर से ही दे रहा हूँ। इसको आप पीडीएफ भी कह सकते हैं और नोट्स भी कह सकते हैं। मेरे अधिकतर व्यूअर्स का कहना है कि सर आप जो भी वीडियो बनाएं उसका नोट्स या पीडीएफ हमें उपलब्ध कराएं। तो मैंने एक व्यवस्थित रूप दिया है जिसके अंदर से मैं आपको जानकारी भी दे रहा हूं। जानकारी इसके अंदर से देने का मकसद यही है कि आप इससे भली भांति परिचित हो लें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसकी आगे मैं आपको जानकारी दूंगा। अध्याय 3 में है सर। प्रश्न है हमारा, क्या पिता पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकता है? इसका जो सटीक कानूनी उत्तर है नंबर 1 है नहीं। नंबर 1 उत्तर है नहीं। पिता पैतृक संपत्ति की वसीयत पूरी संपत्ति के लिए नहीं कर सकता। इसलिए सर एक बार और पढ़ देता हूं। क्या पिता पैतृक संपत्ति की वसीयत कर सकता है? नहीं। पिता पैतृक संपत्ति की वसीयत पूरी संपत्ति के लिए नहीं कर सकता, ऑल प्रॉपर्टी के लिए। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी जिसपे क्रॉस लगा हुआ है? फर्स्ट वाले आंसर पर राइट लगा था, दूसरे पे मैंने क्रॉस लगा रखा है। वह केवल अपने हिस्से शेयर की ही वसीयत कर सकता है, वो भी बंटवारे के बाद। ये तो हमारा बिल्कुल क्लियर आंसर हो गया सर कि क्या पिता पैतृक संपत्ति की वसीयत कर सकता? नहीं, वो पूरी पैतृक संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता। सिर्फ उसके शेयर जो उसका हिस्सा जो उसका अंश होता है उस पैतृक संपत्ति में वो उसकी वसीयत कर सकता है, लेकिन वह भी बंटवारे के बाद। इसमें जो कुछ कानूनी आधार हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन कानूनी आधार पे चर्चा करने से पहले मैं आपको ये और बता दूं कि जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें संतान का जन्म से हक होता है, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी भी बन जाती है कि कोई व्यक्ति 18-19 साल का हुआ और उसकी शादी भी नहीं हुई और तभी उसको संपत्ति पैतृक रूप में प्राप्त हो गई। अब शादी नहीं हुई है तो बच्चों का तो अस्तित्व भी नहीं है, ना पत्नी मौजूद है, वो अकेला मालिक है। अब ऐसी स्थिति में वो बेच देता है तो सर वो बेच देता है, क्योंकि वो पूरी प्रॉपर्टी उसका एक ही का तो उसमें उत्तराधिकार है, दूसरों का उसमें कहाँ हक है। लेकिन यदि बंटवारा जो उसको पैतृक रूप से होता है उसके होने से पहला ही संतान जन्म ले चुकी होती है तो उसमें संतानों का जन्म से हक हो जाता है। कई बार ऐसी भी कंडीशन बन जाती है कि पिता जो है कि शराबी, जुआरी, स्मैकची, चरित्रहीन और व्यभिचारी है और वो युवा अवस्था से ही स्मैक और इन बुरी लतों का शिकार है और उसको जो है कि पैतृक संपत्ति बंटवारे में मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल 100 बीघा संपत्ति उसको मिल गई। अब वो शादी होने से पहले ही उसमें से संपत्ति बेच रहा है, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, और अपनी उन अवैध ख्वाहिशातों की पूर्ति कर रहा है। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, कहीं से उसको एक अच्छी पत्नी भी मिल जाती है, संस्कारी, बच्चे भी हो जाते हैं। अब स्थिति ये हो गई कि वो संपत्ति जो उसे प्राप्त हुई थी वो पैतृक संपत्ति थी, खानदानी पुश्तैनी संपत्ति। तो बच्चे जब हो गए तो उनका उसमें जन्म से हक हो गया। अब ऐसी स्थिति में वो उसके शेयर को ही बेच सकता है, वसीयत कर सकता है, या दान दे सकता है, या किसी को अंतरण कर सकता है। बाकी जो बच्चों का शेयर है वो उसको किसी भी प्रकार से अंतरित या वितरित नहीं कर सकता। बच्चों का अधिकार होगा कि कोर्ट में वो दावा लगा सकते हैं स्थायी निषेधाज्ञा स्वतः घोषणा के लिए। मतलब वो ऐसी कंडीशंस यदि बनती है तो उनके अंश को सुरक्षित करने की अदालत में मांग कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि पैतृक संपत्ति में विधि अनुसार उनका जन्म से हक है और ये जन्म से वो हक है उसको ना बेचा जाए या किसी को वसीयत किया जाए या अंतरित किया जाए। तो इस प्रकार का सिविल सूट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के तहत लगाया जा सकता है। जो लोग किसी भी प्रकार की विधिक हैसियत या विधिक अधिकार रखते हैं तो उसकी घोषणा कराने का उन्हें अदालत से अधिकार होता है। तो ये स्थिति जो बनती है, एक बीच में एक कंडीशंस आ गई थी तो सर मैंने आपको जानकारी इसमें बता दी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कानूनी आधार मिताक्षरा पद्धति के अंतर्गत हिंदू विधि में क्या कानूनी आधार होंगे। नंबर 1 है पैतृक संपत्ति में पिता और उसकी संतानों का जन्म से सहदायिकी, जिसको हम कहते हैं कोपार्सनर अधिकार होता है। नंबर दूसरा है जब तक बंटवारा पार्टीशन नहीं होता कोई एक सहदायिक जैसे पिता पूरी संपत्ति का स्वामी नहीं होता, इसलिए वह पूरी संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों का शेयर उसमें जन्म से आ चुका होता है, प्रॉपर्टी का बंटवारा भी नहीं हुआ है, कब्जे भी सबके सामलात में है, यही डिसाइड नहीं है कि कौन से तरफ की जमीन किसकी है, और बच्चों का भी उसमें अभी नाम दर्ज नहीं हुआ, डिसाइड नहीं हुआ।
तो ऐसी स्थिति में पिता पूरी संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता। उसके शेयर की वो किसी कंडीशन में कर सकता है, जब ये डिसाइड हो जाए कि हाँ, ये जमीन जिस पे उनका कब्जा है पिता का, वो उन्हीं की है और ये उनको हिस्से में प्राप्त हुई है और निर्विवादित रूप में उसमें बंटवारा होकर वो प्राप्त हो जाए। जैसे कि तहसील में 178 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत बंटवारे का आवेदन भी लगाया जाता है और उसमें तहसीलदार के द्वारा आदेश भी किया जाता है और विधि अनुसार आदेश होने के बाद और उन सबके नाम खसरा विवरण नक्शा ऋण पुस्तिका में बतौर भूस्वामी दर्ज भी हो चुके हैं। इतना सब कुछ स्पष्ट और क्लियर हो चुका है और हर चीज निर्विवादित है। उस कंडीशन में वो पिता पैतृक संपत्ति जो उनके हिस्से की है उसको अंतरण कर सकते हैं, वसीयत भी कर सकते हैं, विक्रय भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, किसी एक संतान को भी कर सकते हैं, लेकिन जन्म से अधिकार जिनका है उनके हिस्से को नहीं कर सकते। पूरी पैतृक खानदानी संपत्ति की वसीयत किसी एक संतान को या किसी भी व्यक्ति को नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से अंतरण भी नहीं कर सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। नंबर तीसरा है, अगर पिता ने पैतृक संपत्ति में से अपने हिस्से का बंटवारा द्वारा पृथक्करण सर्वेंस कर लिया है, तब वह अपने हिस्से को सुअर्जित संपत्ति की तरह उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि वसीयत करना, दान देना या बेचना। अब इसमें सर जो प्रमुख धारा है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में जो मिताक्षरा सामुदायिक संपत्ति में उत्तराधिकारियों को जन्म से अधिकार होता है, इसमें बताया गया है। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है सर, गुरुपड़ खंडप्पा मगडुम विरुद्ध हीराबाई खंडप्पा मगडुम AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट 1239। ये सहदाई की जो संपूर्ण पैतृक संपत्ति जो जिसको पैतृक संपत्ति होती है उसमें किसी एक का एक तरफा अधिकार नहीं होता। इसमें इस जजमेंट में ये बताया गया है, इस पे फोकस किया गया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 धारा 8 के संबंध में कि जो पैतृक खानदानी संपत्ति कोई उसमें जितने भी सहस्वामी है उसमें से कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सारी उसी की है। सहदायिकों को संपूर्ण पैतृक संपत्ति पर एक तरफा अधिकार नहीं होता। जब एक तरफा अधिकार नहीं होता है तो संयुक्त रूप में उस संपत्ति की वसीयत कोई एक व्यक्ति कर नहीं सकता, क्योंकि एक व्यक्ति मालिक है ही नहीं। पता लग रहा है कि 100 बीघा जमीन में 20 लोग उसमें कोपार्टनर हैं, उनका हिस्सा है संयुक्त खानदानी संपत्ति में। तो एक व्यक्ति उस 100 बीघा जमीन की वसीयत नहीं कर सकता। संपूर्ण संपत्ति की ये विधि विरुद्ध माना जाएगा। ऐसी वसीयत विधि अनुसार शून्य मानी जाएगी और किसी भी प्रकार का अंतरण भी शून्य माना जाएगा सर। वसीयत ही नहीं, विक्रय, दान या गिफ्ट या जो भी आपने किया, हर प्रकार का अंतरण शून्य माना जाएगा, क्योंकि वो 100 बीघा जमीन पैतृक खानदानी संपत्ति है, सभी उसमें अंशधारियों का हिस्सा है। अभी बंटवारा नहीं हुआ है, जब बंटवारा हो जाएगा सभी हिस्सेदार अपना अपना हिस्सा ले लेंगे, कब्जा ले लेंगे। उसके बाद वो उसको सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की तरह किसी को भी बेच सकते हैं, वसीयत कर सकते हैं, गिरवी दान रख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं सर, इसमें निष्कर्ष में देख लेते हैं हम। इसमें ये जो जजमेंट है सर, इसको मैंने ई बुक में आगे पूरी डिटेल के साथ प्रिंट किया है। कानून का जो विश्लेषण है वो भी प्रिंट किया है, इसमें आगे लिखा हुआ है, उस पर हम आगे चर्चा कर लेंगे। निष्कर्ष जो है कि पूरी पैतृक संपत्ति क्या वसीयत कर सकता है? नहीं। दूसरा है बंटवारे के बाद अपने हिस्से की, यस। ये हमारे मूल मुद्दे हैं सर जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं। पिता का अधिकार कब संभव है वसीयत करना? एक पिता को कब अधिकार होगा कि वो वसीयत कर सकता है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। पिता अविभाजित पैतृक संपत्ति पर वसीयत नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर कोपार्टनर, जिसे सहस्वामी भी कहा जाता है, का संयुक्त अधिकार होता है। परंतु यदि किंतु यदि ये इसमें स्थिति बनती है सर, क्या बनती है? संपत्ति पहले विभाजित, पार्टीशन उसका हो गया है, पार्टीनाइज्ड हो गई है वो पिता को उसका स्वतंत्र हिस्सा मिल गया है, मतलब पार्टीशन हो गया, पिता को उसका हिस्सा मिल गया है, तब वो अपने हिस्से की वसीयत कर सकता है। महत्वपूर्ण केस ला इसमें है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, वही जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताया था, गुरुपत खड़प्पा मगदुम बनाम हीराबाई खड़प्पा मगदम और अन्य 27 अप्रैल 1978। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सहस्वामित्व के रहते हुए कोई अकेला सदस्य पूरी संपत्ति पर अधिकार नहीं कर सकता। और बिल्कुल सोचनीय बात है सर, यदि हम कानून के अलावा भी एक सामान्य रूप से एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी यदि सोचेगा, जो इन कानूनों को नहीं जानता है, जो मैंने आपको पढ़ के बताया, तो वो भी ये बात समझता है कि जो बाप दादा की जो संपत्ति है कोई उसने एक अकेले ने व्यक्ति ने मेहनत से तो कमाई नहीं है, वो तो उसको फ्री में मिली है, खाली संतान होने की वजह से निःशुल्क प्राप्त हुई है, खाली पैतृक में उनकी जन्म लेने की वजह से।
तो वो जैसे उस एक व्यक्ति जो दावा करता है कि पूरी, एक उदाहरण के तौर पे 100 बीघा जमीन ले लें, कि एक व्यक्ति कहता है कि वो उसमें 20 जो उत्तराधिकारी हैं उसमें वो कहता है कि पूरे का मैं अकेले मालिक हूं। तो भाई तू कैसे हो गया मालिक? क्या तूने खरीदी? क्या तूने मेहनत से कमाया? अरे तू तो जैसे दूसरे 20 लोग हैं उन्हीं की तरीके से बाप दादा की संपत्ति में हिस्सा तेरा चला आ रहा है, ऐसा उनका चला आ रहा है, तो भला आप उसकी वसीयत कैसे कर सकते हैं? तो सभी लोगों का उसमें बड़ा समान अधिकार होता है। तो एक आम व्यक्ति भी ये जानता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि ये किस कानून में कहाँ लिखा हुआ है। तो ये मेरी ई बुक के अंदर सर मैंने ये सभी कानूनों का कलेक्शन इसीलिए किया है। ये एक पीडीएफ है, एक नोट्स है, ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े, एक ही जगह आपको संपूर्ण सामग्री, संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। एक मार्गदर्शन, एक सूचना है। वैसे आपको अपने केस की कंडीशन और परिस्थिति के हिसाब से आपके जो भी वकील साहब हैं उनसे सलाह मशवरा लेके ही आगे की कार्रवाई करना होगी। हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें, कि उपरोक्त प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया कानून का विश्लेषण इसमें जो बताया गया है। अब मैं इसमें शॉर्ट में सर आपको बता देता हूँ, जजमेंट तो बड़ा है, 30-40 पन्नों का, वीडियो सर काफी लंबा हो जाता है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि संयुक्त परिवार की जो संपत्ति थी, कोई पूर्व विभाजन नहीं हुआ था, यह अच्छी तरह से स्थापित है और इस पर कोई गंभीर विवाद नहीं है। इसलिए इस अपील का निर्णय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के स्पष्टीकरण की व्याख्या पर आधारित है। यह धारा इस प्रकार है कि जब कोई हिंदू पुरुष इस अधिनियम के लागू होने के बाद मर जाता है, जिसकी मृत्यु के समय मिताक्षरा सैद्धांतिक संपत्ति में कोई हिस्सेदारी हो थी, तो संपत्ति में उसका हित मृतक सैद्धांतिक की संपत्ति में उत्तराधिकारियों का हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए चीजों की प्रकृति के अनुसार होता है। ये येलो से हाईलाइट किया है मैंने। सबसे पहले कदम के रूप में सैद्धांतिक संपत्ति में मृतक का हिस्सा सुनिश्चित करना आवश्यक है। दूसरा हाईलाइट किया, ये जो संपत्ति का विभाजन उसकी मृत्यु से पहले तुरंत पहले हुआ हो। तो ये जजमेंट है सर, पूरा डिटेल है इसका। निष्कर्ष तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये जो जजमेंट है, यदि आप इसको ढूंढना भी चाहते हैं तो ये जो जजमेंट मैंने इसमें प्रिंट किया है, इसको यदि आप कॉपी पेस्ट करके या लिख के गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो वहां भी सर ये आपको मिल जाएगा। अब हम सर आगे बढ़ते हैं। संयुक्त परिवार और सहस्वामित्व को पार्सनल राइट्स क्या होंगे, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा मेन वीडियो का टाइटल है उसका सर मैं जवाब दे चुका हूं, मुकम्मल कानूनी जवाब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ मैं आपको बता चुका हूं, कानूनी धाराओं के साथ भी आपको बता चुका हूं, उसकी परिभाषाएं भी। हम आगे बढ़ते हैं। ये भी सर हमारे वीडियो से ही संबंधित चीजें हैं। ये भी अक्सर हमारे मन में सवाल होते हैं कि संयुक्त हिंदू परिवार और सहस्वामित्व को पार्सनल राइट क्या होते हैं। इसको हम देख लेते हैं सर। संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति वह होती है जो 4 पीढ़ियों तक बिना बटी हुई होती है, जो मैंने आपको बता दिया। इसमें बेटा, पोता, पड़पोता, सहस्वामी को पार्सनर होते हैं। सभी का जन्म से अधिकार होता है। संपत्ति पर सबकी समान हिस्सेदारी होती है। कोई भी सदस्य विभाजन की मांग कर सकता है। ये हमें नई चीज पता लग रही है अब आगे इसमें। पिता अकेले निर्णय नहीं ले सकता इसमें। जब तक संयुक्त परिवार बना हुआ है, पिता अकेले संपत्ति को किसी को वसीयत नहीं कर सकता। अविभाजित पैतृक संपत्ति की लिमिटेशंस क्या होंगी सर, क्या कंडीशंस बनेगी, उस पर भी समझ समझ लेते हैं। वसीयत पर प्रतिबंध है, क्लियर, ये क्रॉस लगा हुआ है सर मैंने, उस पर लिखा हुआ आगे आप देख लें स्क्रीन पे। यदि पैतृक संपत्ति अविभाजित है तो पिता उसे वसीयत से किसी एक संतान को नहीं दे सकता। ऐसा करना अन्य सहस्वामियों के अधिकारों का उल्लंघन होगा। कई बार ऐसी भी कंडीशंस बन जाती है सर, जिसे हम कह सकते हैं कि भू राजस्व संहिता 1959 के तहत जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स होते हैं, खसरा व्यू नक्शा, तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है, जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण बताया, कि संतानों के जन्म लेने से पहले ही पिता को पैतृक संपत्ति बंटवारे में प्राप्त हो चुकी होती है। अब जैसे ही उनको बंटवारे में प्राप्त हुई तो अन्य सहस्वामियों के साथ ही उनका भी नाम उसमें दर्ज हो गया। जैसा कि मैंने 100 बीघा जमीन का आपको एक उदाहरण बताया था कि 20 लोगों के नाम दर्ज हैं, ऐसे इनका भी नाम दर्ज हो गया। ये बच्चों के जन्म से पहला हुआ। अब कई बार ऐसा भी होता है कि नाम सिर्फ उन्हीं का दर्ज है, लेकिन उस बंटवारे के बाद पैतृक संपत्ति में संतानों ने जन्म भी ले लिया। अब जब संतानों ने जन्म ले लिया तो ऐसी स्थिति में नाम तो पिता का है सर, खसरा विवन नक्शा ऋण पुस्तिका में। यदि उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर वो रजिस्ट्रार ऑफिस में भी जाते हैं तो रजिस्ट्रार साहब उसके आधार पर रजिस्ट्री भी कर देंगे, वसीयत भी कर देंगे। और चूंकि संतानों ने बाद में जन्म लिया तो उनका तो नाम उसमें है नहीं। अब वो इस दस्तावेज को लेकर किसी भी आम व्यक्ति के सामने भी जाते हैं या किसी अधिकारी के भी समक्ष जाते हैं तो बिगर जांच किए सर ये पता नहीं लग पाता है कि इसमें इनके संतानों के नाम नहीं है। ऐसी स्थिति कई बार बन जाती है। तब ऐसी स्थिति में यदि
पिता जिसको कहते हैं हम कि खराब आचरण का है, तो वो इसका कई बार वो लाभ भी उठाने की कोशिश करता है कि वो उसको बेच भी सकता है, क्योंकि बेचने के लिए कौन रोकने आएगा उसको सर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 में और रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी बताया गया है कि रजिस्ट्रार साहब को स्वत्व की जांच करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ये न्यायालय, सिविल न्यायालय को अधिकार दिया गया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत। और जो मुकदमे लगाए जाते हैं तो न्यायालय जांच करता है और मालिक घोषित करता है, ये उनको अधिकार है। तो प्राइमा फेसी यदि दस्तावेजों को देखते हैं, वो पाते हैं, तो वो उसकी वसीयत भी कर देंगे, रजिस्ट्री भी कर देंगे, विक्रय जिसको कहते हैं दान भी कर देंगे। लेकिन ये हाथ पकड़ने वाला कौन होगा उसे ऐसी दशा में? ऐसे दुराचारी, शराबी और स्मैक्सी पिता का, व्यभिचारी पिता का कौन हाथ पकड़ेगा? पत्नी और संतान पकड़ेंगे सर। उनको तो सारी जानकारी होती है शुरू से कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये 100 बीघा में से 1-2 बीघा बेच चुका और लगातार ये बढ़ता चला जाएगा, तो हाथ सबसे पहले वही पकड़ेंगे। और हाथ कहाँ जाके पकड़ेंगे? कोर्ट में, जज साहब के समक्ष जाके वो बताएंगे कि सर ये खसरा बीवन नक्शा ऋण पुस्तिका में तो सिर्फ हमारे पिता का ही नाम है, लेकिन ये पैतृक खानदानी संपत्ति है। हमारा बर्थ सर्टिफिकेट देखें सर आप, ये हमारी जन्म तारीख है। भले 3 संतान है तो तीनों संतान उनका बर्थ सर्टिफिकेट पेश करेंगे और अदालत से निवेदन करेंगे कि ये बंटवारा हमारे जन्म से पहला हो चुका है और हमारे पिता उनकी बुरी आदतों में और बुरी संगतों में अनाप शनाप खर्च करके सारी पैतृक खानदानी संपत्ति को बर्बाद करे जा रहे हैं, इसलिए हमें स्टे दिया जाए और हमारे हिस्से की जमीन का हमें मालिक घोषित किया जाए। ये एक आधार आपके पास उपलब्ध रहता है। अब हम चूंकि बीच में सर दूसरी जानकारियां भी आपको देता जा रहा हूं, जैसे जैसे कंडीशंस बनती जा रही हैं और हालात के हिसाब से अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक केस भी सर मैंने आपके लिए तैयार किया भारत के सर्वोच्च न्यायालय का। एम योगेंद्र एवं अन्य बनाम लीलम्मा एवं अन्य 29 जुलाई 2009 का है ये। यदि पैतृक संपत्ति अविभाजित है, ये मैंने सर ऊपर लिखा हुआ है इसमें, यदि पैतृक संपत्ति अविभाजित है, उसके बाद ये जजमेंट है सर। ये इसमें डिटेल भी लिखी हुई है, शार्ट में बता देता हूँ सर इसमें आपको कि धारा 8 जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1908 की, पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियमों के प्रावधानों के बारे में भी इसमें बताया गया है और ये इसकी डिटेल भी है। कुछ मैंने इसकी संक्षिप्त व्याख्या भी की है सर इसमें। 2009 का 15 ACC 184 का ये जजमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय का है सर ये। इसमें मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का बता देता हूँ, जस्ट ट्रायल कोर्ट का भी बता देता हूँ कि ट्रायल कोर्ट में वादीगण का दावा खारिज कर दिया था। मामला क्या था सर? ये कि धारा 6 और 8 के अंतर्गत पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित ये मामला था। वादीगण में योगेंद्र एवं अन्य ने दावा किया कि वे पैतृक संपत्ति में 1/3 हिस्से के हकदार हैं। प्रतिवादीगण लीलम्बा एवं अन्य ने इस दावे का विरोध किया, तर्क देते हुए कि संबंधित संपत्ति उत्तराधिकार के सामान्य नियमों के तहत विभाजित होनी चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने वादीगण का दावा खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने निर्णय को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जब कोई पुरुष हिंदू अविभाजित पैतृक संपत्ति का एकमात्र सह उत्तराधिकारी होता है तो वह संपत्ति उसकी व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती है। एकमात्र सह उत्तराधिकारी होता है सर, ये ध्यान रखने वाली बात है। यदि बाद में उसका पुत्र जन्म लेता है तो वह संपत्ति पुनः सह उत्तराधिकारी संपत्ति बन जाती है और पुत्र को उसमें अधिकार प्राप्त हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रारंभ में ही बताया था कुछ देर पहले। हालांकि यदि पिता ने पुत्र के जन्म से पहले संपत्ति का हस्तांतरण कर दिया तो पुत्र उस हस्तांतरण को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि वो उस समय उसकी स्ववर्जी संपत्ति थी, शादी नहीं थी, पुत्र का तो अस्तित्व नहीं था। मतलब ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं था कि क्या संतान पैदा होगी, क्या शादी होगी, क्या लड़का लड़की होंगे या भविष्य की स्थिति है, तो वो ऐसी स्थिति में उसको हस्तांतरण को चुनौती नहीं दे सकता। ये एक बड़ी विचित्र कंडीशन है, एक बड़ा एक अलग हालात है। हो सकता है किसी के साथ ऐसा हुआ हो जीवन में और उसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यदि कोई न्याय दृष्टांत इसमें बन ना दिया गया हो। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मैंने काफी सर्च किया, मैंने काफी तलाश किया, मुझे ऐसी कोई चीज प्राप्त, ऐसा कोई कानून नहीं मिला है। लेकिन कानून एक अथाह समंदर है, तो मैंने जो बता दिया सर जरूरी नहीं है कि वही अंतिम हो गया। यदि इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां या कोई जजमेंट आपके पास उपलब्ध हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि मैं अन्य उस पर भी वीडियो बना के अन्य लोगों को इस बात की जानकारी दे सकूं, ताकि उससे उनको भी बेनिफिट्स मिल सके। इसमें सर इसका निष्कर्ष देख लेते हैं हम। एकमात्र सह उत्तराधिकारी, यदि कोई व्यक्ति पैतृक संपत्ति का एकमात्र सह उत्तराधिकारी है तो संपत्ति उसकी व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती है। और हस्तांतरण की वैधता, यदि पिता ने पुत्र के जन्म से पहले संपत्ति का हस्तांतरण कर दिया तो पुत्र उस हस्तांतरण को चुनौती नहीं दे सकता।
ये सर जजमेंट हो गया। ये हालांकि बेसिक लॉ सर जो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई जजमेंट दे दिया जाता है, तो वो पूरे ऑल इंडिया में सभी न्यायालयों पे वो बाध्यकारी होता है, उसकी गाइडलाइन के आधार पर चलना होता है। लेकिन कई बार जजमेंटों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ बातें जो लिखी जाती हैं, लेकिन उन बातों को क्रियान्वित करने के लिए नोटिस भी दिए जाते हैं जनरल अटॉर्नी, जिसको विधायिका कहते हैं हम। और उनको कहा भी जाता है कि इस पे आप कानून भी बनाएं, और वो कानून नहीं बन पाता है, और वो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा राय जाहिर कर दी जाती है, तो बुक में वो कानून प्रिंट नहीं हो पाता है, लेकिन उस जजमेंट में वो कानून जरूर लिख दिया जाता है। जैसा कि जिसको हम कहते हैं कि उत्तराधिकार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1), जिसे सहमति से विवाह विच्छेद का जो प्रावधान है, तो उसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक महत्वपूर्ण साइटेशन है, जिसपे मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया है, मेरे चैनल पर भी अपलोडेड है। उसमें वो समय सीमा जो होती है कि 6 माह तक वो अलग रहेंगे, वो 1 साल तक उनका पृथक्करण होगा, तो वो जो लिमिटेशन है कि उसके बाद वो दावा पेश करेंगे, तो उसमें न्यायालय ने ये कहा है कि यदि काफी लंबे समय से वो अलग रह रहे हों, 142 जो भारत के संविधान का अनुच्छेद है, उसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वो उसमें जजमेंट पारित कर सकते हैं। तो वो उन्हीं शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्होंने बताया है कि यदि ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि अब उनका दोबारा साथ रहना संभव ही नहीं है, तो इसी कंडीशन में उनको तलाक दे दिया जाना चाहिए, और कोई जरूरी नहीं है कि ये धारा में जो समयावधि बताई गई है उसका पालन किया जाए। लेकिन अभी वो ला नहीं बना है सर, बुक में वो प्रिंटेड है, लेकिन वो 2023 का ही फैसला है, वो उसमें सारी बातें बताई गई हैं। तो एक गाइडलाइन के तौर पे हम जब प्रैक्टिस में जज साहब के समक्ष कोई दावा पेश करते करते हैं, तो उसका हवाला हम दे सकते हैं, बता सकते हैं जज साहब को कि सर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ये इसमें निर्णय भी है, और उसमें उनके द्वारा बताया भी गया है। तो ये मैं यही बात इसलिए भी आपको बता रहा था, जो जैसे मैंने आपको जजमेंट में अभी बताई थी। हम आगे बढ़ते हैं सर। विभाजित हिस्से पर वसीयत का अधिकार। विभाजन के बाद क्या होता है? यदि पैतृक संपत्ति का विधिवत बंटवारा हो चुका हो और पिता को उसका हिस्सा मिल गया हो, तो वह हिस्सा अब स्वर्जित की तरह माना जाएगा। पिता उसे वसीयत द्वारा किसी को भी दे सकते हैं। केस नंबर 1 है सर। उदाहरण है सर बंटवारे का। रामलाल के पास पैतृक संपत्ति है जो उसके बेटों के साथ अविभाजित है। वह वसीयत करता है कि पूरी जमीन बड़े बेटे को मिले। यह वसीयत अमान्य मानी जाएगी। उदाहरण दूसरा है बंटवारे के बाद। यदि रामलाल ने पहले संपत्ति का परिवार में विधिवत बंटवारा कर दिया और उसका हिस्सा तय हो गया, अब यह वसीयत से अपने हिस्से को बड़े बेटे को दे सकता है। यह वसीयत वैध मानी जाएगी। निष्कर्ष है इसमें सर, पैतृक संपत्ति अविभाजित है, वसीयत नहीं हो सकती। पैतृक संपत्ति विभाजित हो गई, हाँ, उसकी वसीयत की जा सकती है। पिता केवल तभी वसीयत कर सकता है जब उसके पास अलग से उसका हिस्सा हो। वसीयत करते समय सहस्वामियों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। केवल एक बेटे को वसीयत क्या मान्य है? एक हमारे व्यूवर्स का सवाल है सर, उसका जवाब भी इसी में दिया गया हुआ है कि संवैधानिक अधिकार को हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है? सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन यह अधिकार किसी निजी संपत्ति के उत्तराधिकार या वसीयत पर बाध्यकारी नहीं है। वसीयत में समानता अनिवार्य नहीं है। क्यों नहीं है? नंबर 1 है, वसीयत एक स्वैच्छिक निजी दस्तावेज है। नंबर 2 है, वसीयत अपनी स्वअर्जित संपत्ति या विभाजित पैतृक हिस्से को किसी एक उत्तराधिकारी को भी दे सकता है। व्यक्ति अपनी स्वअर्जित संपत्ति या विभाजित पैतृक हिस्से को किसी एक उत्तराधिकारी को भी दे सकता है। ये इसमें है, इसलिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 यह लागू नहीं होगा। इसमें समान बंटवारा कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं सर हम, कि वसीयत में भेदभाव संवैधानिक समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अन्य वारिसों के अधिकार क्या होंगे? अगर व्यक्ति वसीयत छोड़ जाता है तो वसीयत ही मान्य होती है। अन्य उत्तराधिकारी जैसे बेटे बेटियां पत्नी आदि का उत्तराधिकार अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है यदि वसीयत में उनका नाम नहीं है। वो भी उसके हिस्से की वसीयत है, तो संपूर्ण प्रॉपर्टी की नहीं सर, जो ऊपर से मैं आपको अभी जानकारी देता हुआ आ रहा हूँ ई बुक के अंदर से। अपवाद का संदेह है कि यदि यह सिद्ध हो जाता है कि वसीयत दबाव में, धोखाधड़ी में, भ्रम में की गई है, या बनवाने की स्थितियां संदिग्ध थी, या वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था, तो वसीयत को सर चुनौती दी जा सकती है और अन्य वारिसों के अधिकार उसमें बहाल हो सकते हैं। इसमें न्यायालयों की राय है सर, कुछ जजमेंट भी है। जसवंत कौर विरुद्ध अमृत कौर, ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है सर। मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ इसमें लास्ट में, कि इसमें जो प्रमुख कानूनी मुद्दे बताए गए हैं कि वसीयत की वैधता सिद्ध करने का दायित्व उस व्यक्ति पर होता है जो वसीयत प्रस्तुत करता है। एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 101, 102, 103 में बर्डन ऑफ प्रूफ बताया गया है।
कि जो व्यक्ति दावा लाता है उसी की जिम्मेदारी होती है कि उसका दावा साबित करे। इसको 1 जुलाई 2023 से संशोधित करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया है। उसमें भी धारा यही है, लगभग 101 की बजाय 103, 4, 5, 6 से चालू हुई है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इसी प्रकार से होता है। प्रमाण का भार और संदेह परिस्थितियां, वसीयत के निष्पादन में यदि संदेहास्पद परिस्थितियां हो, जैसे गवाहों की अनुपस्थिति, वसीयत का देर से प्रस्तुत होना या परिवार के अन्य सदस्यों को बिना कारण वंचित करना, तो वसीयत की वैधता पर प्रश्न इसमें सर उठता है। न्यायालय की संतुष्टि, वसीयत की वैधता सिद्ध करने के लिए न्यायालय को संतुष्ट करना आवश्यक है कि वसीयत स्वतंत्र रूप से और बिना किसी दबाव के बनाई गई हो। तो इसमें ये बताया गया है। निष्कर्ष भी इसमें देख लेते हैं सर हम। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वसीयत की वैधता सिद्ध करने के लिए प्रस्तुतकर्ता को सभी संदेहों को दूर करना आवश्यक है, उसकी जिम्मेदारी है जो पेश करता है। यदि वसीयत के निष्पादन में कोई संदेहास्पद परिस्थिति हो तो न्यायालय वसीयत को अवैध घोषित कर सकता है। यह निर्णय वसीयत से संबंधित मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित करता है। इसी के बाद सर अगला जजमेंट है पेंटाकोटा सत्यनारायण एंड ओआरएस पेंटाकोटा। ये भी जो है कि शॉर्ट में सर बता देता हूं मैं, इसमें वीडियो लंबे हो जाते हैं सर काफी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि वसीयत में अन्य वारिसों को संपत्ति से वंचित किया गया है तो भी वसीयत वैध मानी जाएगी यदि वह स्वतंत्र रूप से और विधि अनुसार की गई हो। अब इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ डिटेल में कि अन्य वारिसों को वंचित किया गया हो तो वैध मानी जाएगी। तो वैध किस कंडीशन में मानी जाएगी? जब वो संयुक्त परिवार की संपत्ति है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 68 के तहत उसमें बंटवारा हो चुका है और सभी हिस्सेदार उस पैतृक खानदानी संपत्ति में उनका हिस्सा प्राप्त कर चुके हैं, कब्जा प्राप्त कर चुके हैं। अब ऐसी दशा में वो जो पिता उसका हिस्सा प्राप्त करता है, उसके जो अन्य वारिस हैं, पत्नी, पुत्री, संतान, इनको जो उसकी संतान है, जो जन्म से जिनका हक है, उनको वंचित करते हुए यदि वो किसी को वसीयत लिखता है तो वो वसीयत विधि अनुसार मान्य की जाएगी इस कंडीशन में, ना कि वो पूरी संपत्ति की वसीयत कर दे तो वैध नहीं मानी जाएगी सर। आगे बढ़ते हैं सर हम। ये पूरा जजमेंट है सर, ये आप देख लें। इसमें मैंने इसको कुछ परिभाषित भी किया। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष भी इसमें मेरे द्वारा लिखे गए। प्रश्न पर आ जाते हैं हम। क्या एक पिता अपनी पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से की वसीयत अपने किसी एक संतान के नाम कर सकता है? उत्तर है हाँ। एक पिता संपत्ति में केवल अपने हिस्से की वसीयत कर सकता है, लेकिन पूरी पैतृक संपत्ति की नहीं। कानूनी आधार सर देख लेते हैं हम। वही है सर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6, जो मैंने बताया आपको। पैतृक संपत्ति में पुत्र और पुत्री को जन्म से अधिकार होता है। धारा 30 थोड़ी सी अलग है सर, इसमें बता देता हूँ। यह धारा बताती है कि कोई भी व्यक्ति केवल अपनी स्वयं की संपत्ति की वसीयत कर सकता है, किसी और के हिस्से की नहीं। इसी प्रकार से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2 में सर जो बताया गया है, वो परिभाषा के प्रारंभ में ही लिखा गया है। जब आप उस धारा को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है अपनी संपत्ति, शब्द उसमें लिखा हुआ है। इसी प्रकार से यही बात धारा 59 में, जो हिंदू उत्तराधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की जो धारा 59 है, जिसमें वसीयत के लिए सक्षम व्यक्ति कौन माने जाएंगे, तो इसमें भी सर प्रारंभ में यही लिखा हुआ अपनी संपत्ति। दोनों जगह अपनी संपत्ति आया है। ये बड़ी गौर करने वाली बात है। इसमें दूसरे की संपत्ति शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। यदि दूसरे की संपत्ति इस्तेमाल होता तो वो जो पिता है, वो जो पैतृक संपत्ति, जैसे कि 100 बीघा का एक उदाहरण मैं आपको लेके चल रहा हूँ वीडियो के प्रारंभ से ही, और उसमें 20 लोग अन्य लोग हैं, और यदि इसमें ये लिखा होता है कि दूसरे की संपत्ति कानून में, तो वो 20 को हटाते हुए पूरी 100 बीघा जमीन की वसीयत किसी को कर देता, बेच देता, अंतरण कर देता। तो ये कानून में नहीं लिखा हुआ है सर। कोई भी पड़ोसी सुबह उठता और अपने पड़ोसी की बिल्डिंग को 5 मंजिला को देखता और कहता कि कानून में तो लिखा हुआ है दूसरे की संपत्ति को वसीयत की जा सकती, मैंने कर दी। ये एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाने के लिए सर आपको बता रहा हूं। उसमें दूसरे की संपत्ति शब्द नहीं हुआ, अपनी संपत्ति हुआ, जिसपे उसका मालकाना हक हो, उस पर कब्जा हो। यदि वो संयुक्त परिवार की पैतृक खानदानी संपत्ति भी है तो उसमें उनका बंटवारा हो चुका हो, बंटवारा होने के बाद सबको अपना अपना कब्जा मिल गया हो, उसके बाद वो स्वर्जित संपत्ति की तरह उसका इस्तेमाल कर सकता है, विक्रय, दान और वसीयत कर सकता है। ये धारा 30 भी इससे महत्वपूर्ण धारा है। इसमें महत्वपूर्ण नियम भी सर बताए गए हैं। इसमें कुछ सरल उदाहरण भी है। मैं एक उदाहरण पढ़ देता हूँ सर। एक पिता के 2 बेटे और एक बेटी हैं। उनके पास एक पैतृक मकान है। कानून के अनुसार मकान में 4 लोगों का समान अधिकार है। पिता प्लस 2 बेटे प्लस 1 बेटी, कुल 4। हर एक का हिस्सा होगा 1/4, 25%। अब पिता 1/4 जो हिस्सा उसको प्राप्त हुआ, हिस्से की वसीयत किसी एक बेटे के नाम कर सकते हैं, लेकिन वे पूरी संपत्ति या अन्य बच्चों के हिस्से की वसीयत नहीं कर सकते। ये सर हमारे व्यूवर्स का सवाल भी था, उसका जवाब भी मिल गया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है सर, धारा 30 के ऊपर भी है।
1956 के तहत मिताक्षरा संपत्ति में जो कोपार्सनर होता है उसका हिस्सा उसकी व्यक्तिगत संपत्ति की तरह माना जाएगा, जिसे वह वसीयत द्वारा नियत कर सकता है। इसमें उदाहरण भी है सर कि एक व्यक्ति के पास संयुक्त परिवार की संपत्ति में यदि 1/4 हिस्सा है तो अपने उसे 1/4 हिस्से की वसीयत कर सकता है, बशर्ते वह सहदाई हो और उसे अपने हिस्से का स्वामित्व प्राप्त हुआ हो, कब्जा भी प्राप्त हो गया हो। एक विशेष मामला है सर AIR 1962 मैसूर 72 सुंदर अड़प्पा बनाम गिरिजा। ये इसमें पुरुषों को जीवन भर उपयोग का अधिकार दिया गया था, महिलाओं का उसमें अधिकार था, वो इसलिए पुरुष उसमें वसीयत भी नहीं कर सकते। इसमें बताया गया, शार्ट में बता देता हूँ। मिताक्षरा हिंदू कानून पर आधारित नहीं था, बल्कि अली या संतान प्रणाली पर आधारित था यह केस, जिसमें मेट्रीलिनियल मात्र संतात्मक परंपरा है और कर्नाटक के तुलु संप्रदाय में प्रचलित थी। इस प्रणाली के अनुसार संपत्ति महिला वंशानुगत रेखा से चलती है, न कि पुरुष रेखा से। पुरुष सदस्य को अक्सर केवल जीवन भर का भोग अधिकार, लाइफ इंटरेस्ट उसको दिया जाता है। पुरुष सदस्य उस संपत्ति का वास्तविक स्वामी नहीं होता है। इसलिए कोर्ट ने कहा था इस निर्णय में कि मृतक के पास संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व नहीं था, बल्कि केवल जीवन पर्यंत भोगाधिकार था। इसलिए वह वसीयत द्वारा उसे किसी के नाम नहीं कर सकता। तो इसमें कुछ विरोधाभास भी बताए गए थे। विरोधाभास और निष्कर्ष है जो इसमें मैंने लिख दिए हैं सर। निष्कर्ष भी है कि कोई हिंदू अपने मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति में अपने हिस्से की वसीयत कर सकता है यदि वह सहदाई है और उसे अपने हिस्से पर स्वामित्व है, परंतु वह केवल जीवनकालीन अधिकार जैसे अली या संतान प्रणाली में वह वसीयत नहीं की जा सकती। ये नई कंडीशन सामने आई है सर। एम योगेंद्र बनाम लीलंबा का भी मामला है, विनीता शर्मा राकेश शर्मा का भी है सर 2020 का। इसमें पुत्री को भी पैतृक संपत्ति में जन्म से बराबर का अधिकार है, चाहे पिता की मृत्यु पहले हो चुकी हो। इसमें निष्कर्ष भी है, जजमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी हैं सर, 5 6 7 इसमें अलग से आप देख रहे हैं, इसमें मैंने बनाए हैं। और ये अन्य धर्मों में ईसा मुस्लिम ईसाई पारसी में वसीयत के प्रावधान बताए गए कि एक मुस्लिम व्यक्ति 1/3 संपत्ति से अधिक वसीयत नहीं कर सकता, लेकिन यदि उसके अन्य वारिस उसमें सहमति दे दे तो पूरी संपत्ति की भी वसीयत किसी एक संतान को या किसी को कर सकता है। हिंदू विधि के अंतर्गत एक हिंदू व्यक्ति संपूर्ण संपत्ति की वसीयत किसी भी व्यक्ति को कर सकता है, लेकिन मैं आपको वीडियो के प्रारंभ से बताता चला आ रहा हूँ, फिर आपको बता देता हूँ कि यदि पैतृक संपत्ति खानदानी तो उसमें उसका शेयर का बंटवारा हो चुका हो, उसे कब्जा मिल चुका हो, तो वो उसी की किसी को भी वसीयत कर सकता है, विक्रय दान कर सकता है, एक संतान को भी दे सकता है, लेकिन वो संपूर्ण की नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें संपूर्ण लोगों का शेयर होता है और उन शेयरों का हक एक व्यक्ति को लेने का अधिकार कानून में कहीं नहीं दिया गया है। इसमें ये बताया गया है सर। अन्य प्रावधान भी इसमें मैंने लिखे हैं वसीयत में, सिख बौद्ध जैन ईसाई पारसी यहूदी, उसके बारे में भी वसीयत का कानूनी प्रारूप, रजिस्ट्रेशन वसीयत कैसे तैयार करें, कि इसमें सर बता दूं शॉर्ट में। वैसे इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, कि नाम का विवरण, घोषणा, संपत्ति का विवरण, उत्तराधिकारी, बेनिफिशियरी, प्रतिनिधि, एग्जीक्यूटर, गवाहों का विवरण, दिनांक और स्थान और हस्ताक्षर, इन सब पे आप ध्यान रखें बनाने में। वसीयत एक का सरल प्रारूप भी इसमें दिया हुआ है सर मैंने। और स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन और साक्षी की प्रक्रिया। वसीयत के लिए स्टाम्प पेपर की आवश्यकता नहीं होती, इसे सादे कागज पर लिखा जा सकता है। गवाह कम से कम 2 गवाह अनिवार्य हैं। वसीयत के समय वसीयतकर्ता के सामने हस्ताक्षर करें। गवाह वसीयत में लाभार्थी नहीं होने चाहिए, ध्यान रखें सर आप, इसमें उनका हिस्सा खत्म हो जाएगा वरना उसमें। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, परंतु यह वैधता को मजबूत करता है। वसीयत तैयार करके नोटरी या एडवोकेट से जांच करवा लें आप उसकी, नोटरी वकील साहब से नोटराइज भी आप करवा सकते हैं। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उसको पंजीयत करवा सकते हैं। वसीयत और दोनों गवाहों को आपको साथ को ले जाना होगा, वहाँ पूरी प्रोसेस आपको वहाँ प्रोसेस की जाएगी। सील बंद वसीयत जमा करने की सुविधा भी दी है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 42, 43, 44 के तहत वसीयत को सील बंद लिफाफे में रजिस्ट्रार के पास जमा किया जा सकता है, जहां इसे मृत्यु के बाद खोला जाता है। ये कानून में प्रावधान दिए गए सर, उसी में से मैंने पढ़ के लिख दिए वैसे की वैसे ही। सुरक्षित वसीयत के लिए सुझाव है, क्या सुझाव है? वसीयत टाइप कराएं, साफ हस्तलिखित रखें, गवाहों का पूरा विवरण जोड़ें, प्रतिनिधि को भरोसेमंद व्यक्ति बनाएं, एग्जीक्यूटर को बिना दबाव और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए वसीयत करें। वसीयत की एक कॉपी विश्वस्त व्यक्ति को दें। यदि रजिस्ट्रार ऑफिस में आपने करवाई है तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में हमेशा सुरक्षित रहेगी, प्रमाणित कॉपी आप कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। नई वसीयत बनाते समय पुरानी वसीयत को रद्द करें। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग एक वैकल्पिक है, आप चाहें तो कर सकते हैं। निष्कर्ष इसमें बताया गया है।
और वसीयत को चुनौती, ये भी बता देता हूँ सर। मैं काफ़ी व्यूअर्स अलग अलग तरीके के सवाल करते हैं, तो मैंने एक ही वीडियो में बना दिया। वीडियो सर थोड़ा सा लॉन्ग जरूर आपको लग रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ जो डबल रिपीट भी नहीं हो रही है सर। मेरे कई व्यूअर्स ने, एक दो व्यूअर्स ने मुझसे कहा था, तो मैं इस बात का ध्यान रखते हुए बना रहा हूँ। कौन कर सकता है वसीयत को चुनौती? कानूनी वारिस, सहस्वामी या वारिस और हितग्राही, ये उसको चुनौती दे सकते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ सर, डिटेल में ई बुक के अंदर लिखा हुआ है किन आधारों पर वसीयत को चुनौती दी जा सकती है, इसको भी देख लेते हैं। नंबर एक, धोखाधड़ी, दबाव या अनुचित प्रभाव। तीसरा, मानसिक अक्षमता, अनियमितता। ये और भी, और वसीयत पर आपत्ति के कुल एक नहीं 50 तरीके। इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, ई बुक भी लिख चुका हूँ, और वो ई बुक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोडेड है। आप उसको वहां से देख भी सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं। ये वसीयत पे काफ़ी वीडियो मैंने बनाए, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। आप उन वीडियो को देख सकते हैं। वसीयत को रद्द करने की कानूनी प्रक्रिया: नंबर एक है, सिविल मुकदमा दायर करना होगा। प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको रोकना होगा, उसमें आपत्ति दर्ज कराना होगी, साक्ष्य प्रस्तुत करना होंगे, और अदालत में आपको वादोत्तर पेश करना होगा। काउंटर क्लेम भी आप उसमें पेश कर सकते हैं सर, आप मालिक होने का। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6 जो बताया गया, इस पे भी सर मैंने काफी वीडियो बनाए हैं। वादोत्तर आपको 30 दिन के अंदर लिखित रूप में देना होगा। काउंटर क्लेम भी आप दे सकते हैं। निष्कर्ष और व्यवहारिक सुझाव भी बताए हैं कि एक व्यवहारिक सुझाव है सर, बता देता हूँ। हर एक आम और खास व्यक्ति के लिए हैं, सभी के लिए हैं जो व्यवहारिक सुझाव है। नंबर एक है इसमें कि क्या करें? वसीयत लिखित में बनाएं, स्पष्ट भाषा में तैयार करें, कम से कम 2 स्वतंत्र गवाह। मैं बता चुका हूं सर आपको, ये इसमें आगे आई है। वसीयत मौखिक या बिना गवाह के ना बनाएं। दबाव या गुप्त तरीके से वसीयत ना बनाएं। बार बार वसीयत ना बदले बिना कारण। वसीयत की जानकारी को पूरी तरह गुप्त रखें। किसी एक वारिस को बिना कारण संपत्ति से वंचित ना करें। वसीयत को पंजीकृत रजिस्टर्ड करवाना बेहतर होता है। वसीयत की एक कॉपी विश्वसनीय व्यक्ति या लॉकर में सुरक्षित रखें। वसीयत में हर संपत्ति और वारिस का स्पष्ट उल्लेख करें। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करें यदि उम्र अधिक है। वसीयत में तारीख और हस्ताक्षर अवश्य लिखें। कम से कम 2 स्वतंत्र गवाह हों और लिखित में बनाएं। ये कुछ जानकारियां जो पीछे नहीं बताई थी, मैंने अब बताई। अब ये कानूनी आधार भी है सर। कानून सलाह ले लें आप वकील साहब से भी। परिवार में विवाद से कैसे बचें? पारदर्शिता बनाएं, वार्तालाप करें, मीडिएट करें, आपस में बैठ के जॉइंट मीटिंग प्लस लीगल एडवाइजर को भी आप साथ रख लें। ये बातें पूरी डिटेल में लिखी हुई है। और अंत में सर समापन है, और इसके बाद ये पूरी जानकारी है। तो ये सर जो मैंने आपको जानकारी दी है, ये ई बुक के अंदर से ही दी है। ये ई बुक का टाइटल भी है, क्या पिता पैतृक संपत्ति की वसीयत कर सकता है? तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने क्या पिता पैतृक संपत्ति की वसीयत कर सकता है इस टॉपिक पर, उसके अलावा इससे जुड़े हुए बहुत से महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको दे दी हैं, जैसे पैतृक संपत्ति की परिभाषा, वसीयत की परिभाषा, कोपार्सनर, पैतृक खानदानी संपत्ति, पुश्तैनी संपत्ति, और किस कंडीशन में वसीयत को चुनौती दी जाएगी, वसीयत को निरस्त करवाया जा सकता है, कैसे कोर्ट में दावा लगाया जाएगा, आपत्ति के आधार। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6, 8, धारा 30, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59, 63, इन सब पे महत्वपूर्ण जानकारियां दे दी है। धारा 63 में गवाहों की अनिवार्यता के बारे में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट के बारे में भी आपको इसमें जानकारी दे दी है। तो ये जो जानकारी दी है सर मैंने ई बुक के अंदर से दी है। इस ई बुक के लिंक में इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा ई बुक, और उसके आगे डाउनलोड, और आपको लिंक दिखाई देगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो बाय नाउ का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। 199 रुपीज, मात्र 199 रुपये इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको वहां से परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान करके आपके स्मार्टफोन, मोबाइल या कंप्यूटर पर या ईमेल के जरिए प्राप्त होगी, जहां आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, या उसी में आप पढ़ भी सकते हैं। ये आपके स्वयं के मार्गदर्शन और सूचना के लिए है। इसका इस्तेमाल आप किसी न्यायालय में नहीं कर सकते, रजिस्ट्रार कार्यालय में नहीं कर सकते, या किसी भी अदालत में, या किसी भी शासकीय अशासकीय दफ्तर में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको करने से पहले आप आपके विशेषज्ञ जो वकील साहब हैं उनसे आप सलाह मशवरा करें। कानून की बुक जो भारत सरकार के द्वारा प्रिंट की गई है उसको आप प्रस्तुत करें। ये उनके अंदर से निकाले गए कानूनों को एक जगह इकट्ठा करके पीडीएफ तैयार किया गया है, जिसको प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक भी मेरे द्वारा बताया जाता है। मेरे स्टोर का नाम भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक है। वहाँ 100 से ज्यादा ई बुक अपलोडेड है जो विभिन्न प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दी गई है। हर व्यक्ति सभी कानूनों को एक जगह इकट्ठा नहीं कर पाता है। ये मेरे द्वारा एक कोशिश है कि सभी कानूनों को एक जगह इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के सामने मुसीबत, परेशानी, आफत आती है
तो वो यही सोचता है कि अब हम क्या करें। तो उन सभी लोगों के सवाल का जवाब है मेरा वीडियो और मेरी ई बुक। ये कोशिश है आप लोगों को उस मुसीबत भरे क्षण से बाहर निकालने के लिए कि आप उस मुसीबत भरे क्षण में क्या क्या कानूनी उपचार प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। आपको घर बैठे प्राइमा फेसी ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि हम इसमें आगे ये कानूनी स्टेप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको इसी के नीचे ई बुक डाउनलोड के नीचे ही ई बुक प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्टोर की भी लिंक दिखाई देगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से मेरे पूरे स्टोर पर पहुंच जाएंगे। तकरीबन 97-98 ई बुक में अपलोड कर चुका हूं। ये कार्य निरंतर जारी है। और आप जो ई बुक डाउनलोड की लिंक क्लिक करेंगे तो उस पर पर्टिकुलर उसी ई बुक पर पहुंचेंगे जो वीडियो की है। और सभी वीडियो के नीचे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ई बुक की लिंक अपलोड कर चुका हूं। पहले के जो वीडियो वो मैंने उसमें ई बुक नहीं बनाई है बहुत से वीडियो में, लेकिन बाद में जब मेरे व्यूवर्स के द्वारा आप सभी लोगों के द्वारा मुझसे कहा गया तो ये सुविधा आप लोगों के लिए मैंने चालू कर दी है। उसके अंदर से जानकारी देने का मकसद भी यही है कि आप वीडियो में पहला देखभाल लें, परिचित हो लें कि हाँ इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यदि आप परचेस करेंगे तो यही मैटर आपको प्राप्त होगा। इसलिए आप पहला सोच लें, विचार लें कि क्या ये आपके लिए उपयोगी है, और लगता है आपको कि आपके लिए उपयोगी है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, तो आप इसको बिल्कुल सर परचेस कर सकते हैं। ये उपलब्ध है। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो का जो टॉपिक है कि क्या पिता पैतृक संपत्ति की वसीयत कर सकता है, उस पर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। मेरे चैनल पर वसीयत, नोटरी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, BSA, जिसको हम कहते हैं BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023, इन पे, और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, और तमाम व्यूअर्स के सवाल, कई सवालों पे तमाम वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। कोई एक सवाल, एक व्यूअर्स का ही सवाल नहीं होता है सर, वो हजारों, लाखों और करोड़ों का भी सवाल हो सकता है। वो समस्या सिर्फ एक की ही नहीं है, वो कई लोगों की भी हो सकती है। ये वीडियो सिर्फ एक के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए है जिनके सामने इस प्रकार की समस्या है। और इस वीडियो में मैंने आपको और भी अतिरिक्त कानून से संबंधित जानकारी प्रदान कर दी है, और ऐसे ही वीडियो में सर आपके लिए आता लाता रहूंगा। उम्मीद है आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।